आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संभल में जमा मस्जिद के सर्वे पर बवाल, पथराव, फायरिंग में 4 की मौत। संसद का शीतकालीन सत्र, आज से 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ तेज, सिंधे ने बुलाई एमएलसीज की बैठक। संघ का संग मिला तो बीजेपी के लिए आसान हुई यूपी उपचुनाव की जंग, बूथ और वोटर मैनेजमेंट में निभाई अहम भूमिका। इजराइल के बेरूत पर अटैक के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार, 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। पाकिस्तान में करो या मरो की लड़ाई, इमरान समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। यूएई में अपहरण के बाद इजरायली नागरिक की हत्या, नेतन्याहू बोले हर तरह से कार्रवाई करेंगे। लगातार उछाल के बाद सोने चांदी के दाम स्थिर, बाजार जाने से पहले चेक कर ले भोपाल में 10 ग्राम गोल्ड का रेट। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, चौथे रविवार को किया धमाकेदार कलेक्शन। और दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीदा, सीएसके भी लड़ी। कोर्ट के आदेश पर रविवार को जमा मस्जिद में सर्वे शुरू होते ही लोग उग्र हो उठे। मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पथराव किया व पुलिसकर्मियों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अलग अलग ग्रुपों में पहुंचे उपद्रवियों को नियंत्रित करने में पुलिस को पसीने छूट गए और गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस और उपद्रवियों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक और मौत होने की बात सामने आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उपद्रवियों के पथराव में एसडीएम, सीओ, एसपी के पीआरओ समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 1.5 दर्जन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से संभल बाजार बंद है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह व डीआईजी मुनिराज ने भी संभल में कैंप किए हुए हैं। कमिश्नर ने 4 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जमा मस्जिद के बाद नखासा क्षेत्र में भी पथराव किया गया। वहां से महिलाओं सहित 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कुल 16 विधेयक होंगे जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर है, उससे साफ है कि शीत सत्र हंगामेदार रह सकता है। इससे पहले रविवार को शीत सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले में दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग की। मणिपुर हिंसा मामले में भी विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के लिए चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा वाले मुद्दों का फैसला संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने मुंबई के एक होटल में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शिवसेना विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुना गया। इस दौरान 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला, चुनाव में भारी सफलता के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव गुलाबराव पाटिल ने पेश किया। शंभूराज देसाई ने प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देने का प्रस्ताव दादा भूसे ने पेश किया। तीसरा, उदय सामंत द्वारा एकनाथ शिंदे को पार्टी समूह का नेता चुनने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इसका प्रताप सरनाइक ने समर्थन किया। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने आरएलडी के साथ मिलकर 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। 3 दशक के बाद कुंदरकी और कटेरी जैसी सीटें भी जीत ली। करहल और सिसामऊ सीटों पर हार हुई, लेकिन यहां हार का अंतर काफी कम हुआ। भाजपा की इतनी बड़ी सफलता का श्रेय पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाता ही है, लेकिन इसमें अहम भूमिका संघ यानी आरएसएस ने भी निभाई है। खास तौर से बूथ मैनेजमेंट, जातिगत समीकरण सेट करने से लेकर वोटरों को
बांधने में संघ की अहम भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने संघ को खास अहमियत नहीं दी थी। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के ऐसे बयान भी आए थे कि अब उसको संघ की जरूरत नहीं है। यूपी में हुई बड़ी हार के लिए संघ और भाजपा के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा भी रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा और संघ के शीर्ष नेतृत्व ने इस खाई को पाटने की कोशिश कर दी थी। समन्वय बैठकें भी हुई थी। इजराइल की ओर से बेरूत पर किए गए हमले के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि तेल अवीव के पास कई घर तबाह हो गए, जबकि कई घरों में आग की लपटें देखी गई। बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले में एक दिन में पहले बेरूत में इजराइल ने बड़ा हवाई हमला किया था। इसमें 29 लोग मारे गए थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आने वाले दक्षिणी उपनगरों पर भी हमला किया था। यहाँ पिछले 2 सप्ताह में बमबारी काफी तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने बेरूत पर हमलों का जवाब तेल अवीव को निशाना बनाकर देने की कसम खाई थी। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव और उसके आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की ओर से रविवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। पूरे देश में पीटीआई समर्थकों का काफिला शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में भारी हिंसा की खबरें सामने आ रही है। पार्टी का दावा है कि उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आंसू गैस का इस्तेमाल कर तितर-बितर किया जा रहा है। कथित तौर पर पुलिस की ओर से फायरिंग की खबर भी सामने आई है। पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई और पीएम शहनवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान ने 13 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का आखिरी आह्वान किया था। इसमें उन्होंने 24 नवंबर को चुराए गए जनादेश, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों और तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही थी। हालांकि उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एक इजरायली नागरिक की अपहरण करने के बाद हत्या की गई है। अबू धाबी स्थित चबार के दूत रबरी जवी कोगल का गुरुवार की दोपहर दुबई शहर में अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद रविवार की सुबह अमीराती अधिकारियों कोगन का शव बरामद किया गया। उसके बाद परिवार को सूचित किया गया। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर दुख और गुस्सा दोनों जाहिर किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हर तरह की कार्रवाई करेगा। कई देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा कोगन के बारे में पता लगाने के अभियान चलाए गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर दिया था कि और कहा था कि जानकारी इस ओर इशारा करती है कि गायब होना एक आतंकवादी संबंधी घटना है। इसके बाद रविवार को कोगन का शव बरामद किया गया। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। bankbazaar.com के मुताबिक आज यानी सोमवार 25 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 7380 रुपए और 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 7749 रुपए है। राजधानी भोपाल में कल यानी रविवार को 22 कैरेट सोना 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका, जबकि 24 कैरेट सोना 77,490 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका था। वहीं आज सोने के भाव में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 22 कैरेट सोने का भाव 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट सोने का भाव 77,490 रुपए प्रति 10 ग्राम है। फिल्म इंडस्ट्री में भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का नाम अब एक बड़ी हिट सीरीज के रूप में स्थापित हो चुका है। भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और ये दर्शकों को हंसी और डर का बेहतरीन अनुभव दे रहा है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं, जबकि संजय मिश्रा, विजय राज और राजपाल यादव जैसे दमदार कलाकारों ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म को पहले दिन से ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा था और यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़िया कलेक्शन भी कर रहा था। पहले हफ्ते में भूल भुलैया 3 ने 158.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि दूसरे हफ्ते में इसका कारोबार 58 करोड़ रुपए हो गया था। तीसरे हफ्ते में भी ये शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.35 करोड़ रुपए की कमाई की।
टीम इंडिया के नए संकट मोचक और आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल आईपीएल 2025 में एक नई टीम खेलते दिखेंगे। हालांकि वो नई टीम आरसीबी नहीं है। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी राहुल को खरीदने की कोशिश की। चेन्नई ने राहुल के लिए 13.75 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई। वहीं आरसीबी ने काफी पहले ही हाथ खड़े कर दिए। आरसीबी ने राहुल के लिए 10.50 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी। कोलकाता को पिछले साल चैंपियंस बनाने वाले श्रेयस अय्यर को भी आईपीएल 2025 की नीलामी में काफी मोटी रकम मिली। अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा। अब ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है, वहीं श्रेयस अय्यर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है। इन दोनों खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिलीज किया था। श्रेयस अय्यर को केकेआर ने रिलीज किया था तो ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया। अब अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में, ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। माना जा रहा है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को टीम की कप्तानी मिल सकती है।